हेलो एवरीवन। वर्चस्व कार्यक्रम यूके पीएससीएस 2024 या यूके पीएससी 2024 में आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल में। यहाँ पर हम उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस जो एग्ज़ाम होने वाला है कमीशन का, उसके जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और हम इस बार दिसंबर 2024 के जो करंट अफेयर्स है उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे, साथ ही उससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला जो प्रश्न है बात कर रहा है उत्तराखंड में फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में यहाँ पे ये बात कर रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें हम, क्या इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखें मछली पकड़ने वाली बिल्ली की आबादी बढ़ाना, ऑप्शन बी सी डी दिए गए हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन 20 का सही है, मछली पकड़ने वाली बिल्ली के व्यवहार व आवाज़ को समझना। अगर हम बात करें फिशिंग कैट के बारे में, तो फिशिंग कैट एक अर्धजलीय अनोखी प्रजाति होती है, अर्थात जो दलदली क्षेत्रों में रहती है, झील और नदियों के किनारे ये बेसिकली पाई जाती है और उत्तराखंड के तराई रीजन में पाई जाती है। अगर हम इसके बारे में बात करें, इसको हालांकि दुर्लभ प्रजाति के रूप में इसे माना जाता है और आयुसीएन में अगर इसकी कैटेगरी देखें तो आयुसीएन में इसे वल्नरेबल रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? वल्नरेबल में इसे रखा गया है। ठीक है, तो आयुसीएन वल्नरेबल है और ये मुख्यतः पूर्वी भारत सुंदरवन डेल्टा में भी पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा में भी ये पाई जाती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी ये पाई जाती है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी ये पाई जाती है। कहाँ? उत्तराखंड में ये पाई जा रही है। तो इसके बारे में हमने फिशिंग कैट के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया कि आयुसीएन का स्टेटस क्या है। इसके अलावा अब कुछ फैक्ट्स तो और हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आयुसीएन के बारे में अगर हम बात करें, आयुसीएन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आयुसीएन के बारे में अगर आप देखें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में है। और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हम बात करें तो इसमें सदस्य देश कितने हैं? 160 सदस्य देश हैं किसमें? आयुसीएन में। इसके अलावा 1400 से अधिक अगर आप देखेंगे इसमें संगठन भी पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। अगर हम बात करें आयुसीएन क्या करता है? रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज जारी करता है, अर्थात कौन कौन से जीव खतरे में हैं उनके लिए एक लिस्ट जारी करता है जिसमें 9 कैटेगरियाँ आती हैं, जिसमें एक्सटेंट है, एक्सटेंड फ्रॉम इन वाइल्ड लाइफ है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है। अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे भारत में आती हैं। तो भारत में भी जो बहुत सारे जानवर हैं इन कैटेगरी में यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर जो वल्नरेबल कैटेगरी में यहाँ पे फिशिंग कैट को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा आपने यहाँ पर देख लिया। अगले प्रश्न में हम देखेंगे फिशिंग कैट कॉलिंग प्रोजेक्ट में बिल्ली को ट्रैक करने के लिए कौन सी, या इस कैट को बेसिकली अब देखें कैट बोला जाए इसे, तो कैट को ट्रैक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया गया था? तो इसमें जीपीएस कॉलर जो सिस्टम है उसका उपयोग किया गया था। उत्तराखंड के हाल ही के आंकड़ों में वनों में आग की प्रवृत्ति क्या है? तो वनों में आग की महत्वपूर्ण वृद्धि यहाँ पे देखी जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर सी होगा इससे। अगर हम फॉरेस्ट में फायर की बात करें तो बहुत सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आप देखें भारत में लगभग 36,000 इवेंट्स हुए हैं फॉरेस्ट फायर को लेकर, तो 36,000 से ज़्यादा वन अग्नि की घटनाएं, जिनमें अगर आप देखें मध्य प्रदेश अग्रणी है, तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, उसके अलावा उड़ीसा देख सकते हैं आप, उड़ीसा के अलावा आप देखें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अलावा उत्तराखंड है। तो इस तरह अगर आप देखें टॉप 5 जो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आग की दुर्घटना देखी जाती है वो यहाँ पे है। अब क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ इनिशिएटिव लिए हैं? तो FIMS के बारे में आपने सुना होगा, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम किसने बनाया है? इसरो ने प्लस FSI ने मिलकर इसे बनाया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप देखें, पेन मैं ले लेता हूँ जिससे क्या रहे लिखें तो आपको यहाँ पे समझ में भी आए। ठीक है, इसकी थोड़ा थिकनेस में बढ़ा देता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अलावा और क्या सिस्टम है? एडवांस फायर अलर्ट सिस्टम भी है इसमें, अलर्ट सिस्टम भी यहाँ पे एक्टिवेट है। इसके अलावा उत्तराखंड में वन अग्नि कार्यक्रम है, वन अग्नि मित्र ऐप अगर कहें, वन अग्नि मित्र ऐप यहाँ पर संचालित है जिससे फॉरेस्ट फायर के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में अगर आप देखें तो वो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष पुरस्कार भी यहाँ पे मिलता है, जो खासतौर पर इस संबंध में जानकारी यहाँ पे जिनसे प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 5 बात करें, उत्तराखंड सरकार द्वारा वन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उत्तराखंड वाइन टूरिज्म की योजना यहाँ पे शुरू की गई है। इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहले यहाँ पे शुरू की गई है। ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। आगे हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे जाने तो यह योजना कहाँ पे शुरू हुई? अल्मोड़ा जिले से शुरू की गई। कहाँ से? अल्मोड़ा जिले से। अगर आता है अल्मोड़ा जिले से। अभी अल्मोड़ा जिले के बारे में अगर आप बात करें तो किसके बारे में फेमस? अल्मोड़ा यहाँ पे अंगूर की खेती के लिए फेमस है। इसके लिए अंगूर की खेती के लिए फेमस है। इसके अलावा और क्या इसके बारे में? तो जो यहाँ पर कृषि पर्यटन के साथ जोड़कर ग्रामीण रोजगार बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये पहल है। राज्य सरकार का वाइन रूट मैप है
और टूर पैकेज भी यहाँ पे सरकार यहाँ पे विकसित कर रही है। इसके संबंध में हमने अल्मोड़ा के बारे में थोड़ा सा जाना। उत्तराखंड में यहाँ पे देखें अल्मोड़ा, इसका सही आंसर क्या होगा 6 का बी। उत्तराखंड में जो टूरिज्म पहल है, वाइन टूरिज्म पहल, वो कहाँ शुरू की गई है? अल्मोड़ा में शुरू की गई है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 7 के बारे में देखेंगे तो उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है? तो कृषि और पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है। और एक और प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में आपने सुना होगा। इस योजना से भी इसको यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, जहाँ पे एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने के संबंध में, जिससे क्या है सभी जिले कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करें और कहीं ना कहीं एक अच्छा रेवेन्यू अर्न करें, उस संबंध में ये जो पहल की शुरुआत हर एक जिले में यहाँ पे की जा रही है। उत्तराखंड सिविल कोड यूसीसी के नियम कब से लागू होंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, जनवरी 2025 से। अगर हम बात करें उत्तराखंड यूसीसी के नियम लागू हैं। भारत का पहला राज्य अगर बनेगा उत्तराखंड, अगर हम बात करें, हालांकि गोवा में है, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, इसे राज्य विधानसभा द्वारा 2024 में यहाँ पे पारित किया गया। तो ऐसा प्रश्न आता है कब पारित किया गया? 2024 में से पारित किया गया था। इस संबंध में आपने यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें 4 महत्वपूर्ण तत्वों की बात होती है, चाहे विवाह, तलाक, जो उत्तराधिकार है और गोद लेने के जो कानून है, सभी में समान होने चाहिए। अनुच्छेद 44 डीपीएसपी के बारे में आपने देखा होगा, नीति निर्देशक तत्व, वो बात करता है कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए, जिससे लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर क्रमांक 9, उत्तराखंड सिविल कोड एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी व्यक्ति कानूनों की जगह में एक समान है, इसका सही विकल्प है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने के लिए मुख्य जिम्मेदार विभाग कौन सा है? तो विधि और जो न्याय मंत्रालय है, इसको लागू करने के लिए मुख्य विभाग यहाँ पर है। इसके अलावा हम अगर बात करें आगे, फिशिंग कैट कॉलोनी प्रोजेक्ट किस प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है? तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कि फिशिंग कैट, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी। इसके बारे में तो हमने देख लिया कि ये वल्नरेबल है। उत्तराखंड फिशिंग कैट संरक्षण की दिशा में पहला पहाड़ी राज्य बना है जो फिशिंग कैट को यहाँ पे प्रिजर्व कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेट बना है कौन? यहाँ पर उत्तराखंड बना है, जो फिशिंग कैट के संरक्षण में प्रयास यहाँ पे कर रहा है। उत्तराखंड में वनों की आग किस पर गंभीर नुकसान पहुंचा रही है? तो जाहिर सी बात है वन्य जीवन कवर, गुणवत्ता, इन सभी पर यहाँ पर क्या कर रही है? नुकसान पहुंचवा रही है। साथ ही यह जलवायु परिवर्तन को भी गति दे रही है, CO2 उत्सर्जन इससे बढ़ रहा है, ये भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज यहाँ पे है। इसके अलावा वनों की आग बढ़ने से उत्तराखंड सरकार ने कौन से कदम उठाए? तो 13 का सही आंसर क्या होगा? ए, वन अग्नि मित्रों की टीमों का गठन यहाँ पे किया गया है, जो समुदाय आधारित प्रतिक्रिया टीम है, रिस्पॉन्स टीम है, जिसमें स्थानीय युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें आग बुझाना हो, अलर्ट करना हो कि फायर आ गई, फायर का इशू हो गया है। इसके अलावा कॉपरेशन सुनिश्चित करना हो, इस संबंध में यहाँ पर वन अग्नि मित्र टीमों का यहाँ पे गठन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 14, वाइन टूरिज्म पहला उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, किसानों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के संबंध में इसकी यहाँ पे भूमिका है। इसमें जो ग्रामीण युवा हैं, महिलाएं हैं, SHG ग्रुप्स हैं, उनको क्या है लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही ब्रांडिंग या विपणन संबंधी जो अवसर है उसको भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भी यहाँ पे साकार होगा प्रधानमंत्री मोदी का। इस संबंध में देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, यूसीसी लागू होने से क्या मुख्य बदलाव आएगा? ए, सभी समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का सरलीकरण किया जाएगा यूसीसी लागू होने से, ये इसका यहाँ पे बदलाव आएगा। प्रश्न क्रमांक 16, दिसंबर 2024 में 10वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन आरोग्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, देहरादून में इसका एक्सपो आयोजित किया गया है। 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन की केंद्रीय थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, डिजिटल है तो एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण इसकी यहाँ पे थीम थी। प्रश्न क्रमांक 18, श्रीलंकाई लोक सेवा के लिए मसूरी में आयोजित 6वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम किस संस्था में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। यह क्या है? भारत सरकार का थिंक टैंक है, जैसे नीति आयोग थिंक टैंक है, यह भी एक तरह का थिंक टैंक है। साथ ही यह भारत और श्रीलंका भी जो द्विपक्षीय सहयोग उसका एक हिस्सा है। और यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? मसूरी में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? मसूरी में, जिसमें गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस करना, डिजिटल इंडिया जैसे विषय को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इस अगर हम बात करें इस कार्यक्रम की तिथि कब है, तो इस कार्यक्रम की तिथि अगर नज़र डालें तो 9 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच है, जहाँ पर 40 से अधिक जो अधिकारी हैं यहाँ पर आप देखेंगे श्रीलंका के यहाँ पे शामिल होंगे। और जो मिशन कर्मयोगी भारत में चल रहा था, जिसके बारे में आपने सुना होगा, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स को लेकर, यह कर्मयोगी भारत पहल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, उत्तराखंड में सक्रिय भूस्खलन क्षेत्रों के उपचार के लिए किस तकनीकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया? तो रॉक बोल्ट जो तकनीकी है उसका यहाँ पे सफलतापूर्वक उपयोग यहाँ पे किया गया है। रॉक बोल्ट पहाड़ियों को भीतर से मजबूत करता है। साथ ही उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में इसका प्रयोग यहाँ पे सफल रहा है। इस संबंध में यहाँ पे इसका प्रयोग और किया गया। प्रश्न क्रमांक 21, उत्तराखंड के भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रॉक बोल्ट तकनीक किस संगठन ने लागू की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सीमा सड़क संगठन ने इसकी लागू की है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 22 के बारे में देखें तो प्रश्न क्रमांक, उत्तराखंड में किन क्षेत्रों में रॉक बोल्ट तकनीकी से भूस्खलन क्षेत्रों का सफल उपचार हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, यहाँ गंगोत्री राजमार्ग, एगरतुरा और बंदरकोट में। यहाँ पर अगर आप देखें
इस संबंध में यहाँ पर विचार हुआ है, सफल उपचार हुआ है। प्रश्न क्रमांक 23, उत्तराखंड में भूस्खलन रोकने के लिए रॉक वॉल तकनीकी प्रभावशीलता दर क्या रही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी 90%। अगर हम बात करिए लंबे समय तक स्थायित्व मिलता है खासतौर पर इस तकनीकी से, साथ ही जो मिट्टी और चट्टानों खिसकने की संभावना यहाँ पे कम हो जाती है, अर्थात मिट्टी और चट्टानों खिसकने की संभावना कम हो जाती है। BRO और IIT रुड़की ने इसका सफलतापूर्वक इसको साझा किया है, BRO प्लस IIT रुड़की ने। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 24 के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड द्वारा अन्य राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लगाया गया ग्रीन सेस कितनी सीमा है? तो यहाँ पर इसकी ग्रीन सेस की सीमा को रखा गया 20 रुपये से लेकर 80 रुपये। यह सेस राज्य में आने वाले भारी वाहनों पर, बाहरी वाहनों पर लगाया जाएगा। इसका मकसद क्या है कि जो पर्यावरणीय क्षति होती है वाहनों के आने से, उनकी यहाँ पर भरपाई की जा सके। टैक्स ऑन टैक्सी सेस लगाया जाता है जो किसी विशेष पर्पज के लिए होता है। तो जिस तरह से जैसे GST कंपनसेशन सेस लगा था, उसी तरह से आप इन्वायरमेंट सेस यहाँ पे कह सकते हैं, जिसे ग्रीन सेस बोला जाता है। प्रश्न क्रमांक 25, उत्तराखंड में किस प्रकार के वाहनों को ग्रीन सेस से छूट दी गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन, CNG, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इनको यहाँ पे इससे छूट दी गई है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 26, उत्तराखंड ग्रीन सेस प्रणाली कब से लागू किए जाने की संभावना है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दिसंबर 2024 से इसको लागू किए जाने की संभावना है, जिसमें स्मार्ट टोलिंग तकनीकी के उपयोग की योजना है। पायलट बेसिस पर पहले 4 जिलों में यहाँ पे शुरू की जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 27, उत्तराखंड में ग्रीन सेस लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देना इसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 28, दिसंबर 2022 में देहरादून में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ाना था? तो इसका सही आंसर होगा बी, विश्व आयुर्वेद सम्मेलन आरोग्य एक्सपो का उद्देश्य यहाँ पे इसको बढ़ाना था। अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के लिए 10वां संस्करण पहली बार उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है और 50+ देशों के वैज्ञानिक, चिकित्सीय शोधकर्ता यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। आयोजन राज्य इसका कौन सा है? तो वही बात हो रही है यहाँ, तो आयोजक राज्य इसका उत्तराखंड। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 30, देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या है? तो डिजिटल स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का एकीकरण इसका मुख्य फोकस है। जो PM का मिशन है, अगर आपने सुना होगा, PM डिजिटल हेल्थ मिशन, उससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 31, नीति घाटी उत्तराखंड में हाल ही में किस हिमनद के विस्तार की सूचना मिली है? तो इसका सही आंसर होगा द्रोणागिरी के विस्तार के संबंध में इसके यहाँ पे सूचना मिली है। प्रश्न क्रमांक 32, द्रोणागिरी हिमनद के विस्तार का मुख्य कारण क्या माना गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, हिमपात में वृद्धि और तापमान में गिरावट इसका संबंध मुख्य कारण इसका माना गया है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 33, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो 15,000 घरों के निर्माण की योजना यहाँ पे बनाई गई है। यह योजना क्रियान्वयन PM आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत यहाँ पे किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें PM आवास योजना के बारे में देखा, तो आप थोड़ा सा PM आवास योजना के बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लीजिए। जैसे क्या, 22 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। तो इसका लक्ष्य था सभी के लिए घर सुनिश्चित करना, और इसको यहाँ पर 2 भागों में बांटा जाता है। अगर 2 भागों में बांटे तो एक तो ग्रामीण स्तर पर रहे PM आवास योजना ग्रामीण, दूसरा शहरी। अब यहाँ पर जो नगर मंत्रालय वो यहाँ पे कार्य करेगा, यहाँ पे ग्रामीण मंत्रालय कार्य करेगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो अगर ग्रामीण 2 कैटेगरी के होते हैं। एक हिल एरिया होते हैं, हिल एरिया पहाड़ी एरिया, जहाँ पर 1,30,000 रुपये यहाँ पे प्रावधान किया गया पैसा देने का, और ग्रामीण एरिया में 1,20,000 जो साधारण क्षेत्र है यहाँ पर 1,20,000 यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मनरेगा जो रोजगार उसको भी यहाँ पे मिलेगा पैसा। और शहरी एरिया में अगर आप देखें तो लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे पैसा दिया जाता है अर्बन योजना में। ओके, अब PM ग्रामीण योजना आवास में अब तक अगर आप देखें तो 2.68 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है। लगभग आप देखो 3 करोड़ के आसपास घर यहाँ पे बनाए जा चुके हैं। ठीक है, और 15,000 नए मकानों का लक्ष्य उत्तराखंड के संबंध में भी यहाँ पर है। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा देखनी थी, हमने यहाँ पर देख लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती आवास योजना को उपलब्ध कराना और कच्चे मकानों से पक्के मकानों का संक्रमण सुनिश्चित करना। महिला नाम या संयुक्त नाम से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 35, जिम कॉर्बेट किस तकनीकी से संबंधित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निगरानी तकनीकी के दुरुपयोग में संबंधित हालिया विवाद किस तकनीकी से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? रेडियो कॉलर से जुड़ा है। तो रेडियो कॉलर से यहाँ पे जुड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका सी। जिम कॉर्बेट के बारे में थोड़ा सा अगर आप बात करें तो आप पाएंगे कि जो जिम कॉर्बेट है ये कहाँ पे स्थित है? नैनीताल पौली गढ़वाल में यहाँ पे स्थित है, पौली गढ़वाल में स्थित है।
और इसको 1936 में स्थापित किया गया था। हैली नेशनल पार्क पहले इसका नाम हुआ करता था, हैली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट कर दिया गया और कब बदला गया 1957 में इसका नाम बदल दिया गया। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो 520 किलोमीटर स्क्वायर इसका यहाँ पे क्षेत्रफल आता है। और प्रोजेक्ट टाइगर किसमें, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये भी पार्ट है 1973 से, जो प्रोजेक्ट टाइगर की जिसकी शुरुआत की गई थी। इस उद्यान से अगर हम बात करें तो इस उद्यान से कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा नदी इस उद्यान से बहती है। कौन सी नदी, रामगंगा नदी यहाँ पे बहती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के बारे में। पश्चिम क्रमांक 36, तो इसके बारे में हमने क्या देखा, रेडियो कॉलर के दुरुपयोग का मुख्य प्रभाव क्या देखा गया है, इसमें, तो उपरोक्त सभी वन्य जीवों की गतिविधि में बाधा या अन्य सारे प्रभाव दुष्प्रभाव इसके देखे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 37, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान व उपचार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड में NLRMP के तहत किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, रॉक वोल्टिंग, जियो टेक्सटाइल, सॉयल नेलिंग, इन सभी का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। अगर हम बात करें भारत सरकार की योजना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये चलाई जा रही है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, MHA द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी ये सब सुनिश्चित यहाँ पे किया जाएगा। रॉक बोल्टिंग का मतलब ये होता है कि चट्टानों को मजबूती देने हैं, तो जियो टेक्सटाइल मिट्टी को पकड़ने हैं, वहाँ साइन नेलिंग ढलानों की स्थिरता के लिए, ढलानों की स्थिरता के संबंध में यहाँ पे होता है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 39, उत्तराखंड सरकार ने घास भूमि संरक्षण के लिए कौन सी नई नीति लागू की है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका सी, जैव विविधता अधिनियम। इसको यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है। अब देखिए SDG के बारे में आपने सुना होगा, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, उससे संबंधित यहाँ पे है कि जो पृथ्वी पर जो जीवन उसकी सुरक्षा के संबंध में यहाँ पे इसका उद्देश्य यहाँ पे किया गया है कि घास सुरक्षित रहेगी तो अन्य जीव जो उस पर निर्भरता है उनकी भी यहाँ पे सुरक्षा हो पाएगी। घास भूमि संरक्षण SOP का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करना। इसके संबंध में जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया गया था पूरे भारत में। उत्तराखंड में किस जिले में साबुन पत्थर सोप स्टोन खनन के कारण भूमि धसाव की समस्या सामने आई है, तो बागेश्वर में यहाँ पर क्या है, ये समस्या यहाँ पे सामने आई है, जहाँ पे अधिक खनन से भू संरचना कमजोर हो गई है। वर्षा के मौसम में भूस्खलन की जो समस्याएं हैं वो भी बढ़े हैं। हाई कोर्ट ने भी अगर आप देखें तो सुरक्षा पुनर्वास का यहाँ पे आदेश दिया है। प्रश्न क्रमांक 42, बागेश्वर जिले में साबुन पत्थर खनन के कारण किस ऐतिहासिक मंदिर को नुकसान पहुंचा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एक कालिका मंदिर को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में साबुन पत्थर खनन पर किस आधार पर स्वतः संज्ञान लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी डी, यहाँ पर इसके संबंध में संज्ञान लिया गया है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसका आधुनिकीकरण किया गया है। MCAT-WM योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये जो MCAT-WM ये किसका पार्ट है, PM कृषि सिंचाई योजना के एक घटक है, जहाँ पर पुरानी नहरों की लाइनिंग रिसाव को नियंत्रित किया जाएगा, जिससे विश्वसनीय जो जल स्रोत उनको प्रदान किया जा सके, जल उपयोग की जो दक्षता है उसको भी यहाँ पे बेहतर किया जा सके, इस संबंध में यह प्रयास है। अगर हम बात करें सिंचाई नेटवर्क की, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपने उद्देश्य देखा होगा हर खेत को पानी देने की यहाँ पे पहल है, साथ ही जिसमें केंद्र व राज्य आपस में भागीदारी निभा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 46, उत्तराखंड की सरकार किस तकनीक का उपयोग जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, SCADA IoT, रियल टाइम डाटा का रिमोट कंट्रोल का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, इससे ऑटोमेशन पानी की बचत को संभव यहाँ पे बनाया जा सके। प्रश्न क्रमांक 47, उत्तराखंड में किस वर्ष से ग्रीन सेस प्रणाली को लागू यहाँ पे किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बी, 2025 यहाँ पे ग्रीन सेस प्रणाली को लागू किया जाएगा। ग्रीन सेस का निर्णय कब लिया गया, तो राज्य बजट 2024 में लिया गया, 2024 में लिया गया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 48, ग्रीन सेस से प्राप्त राजस्व का उपयोग किस में किया जाए, तो पर्यावरण के संरक्षण विकास में इसके संबंध में इसका उपयोग किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 49, उत्तराखंड में ग्रीन सेस में कौन से वाहन छूट मिलेगी, तो CNG इलेक्ट्रिक जो वाहन है ऑब्वियस इनको छूट यहाँ मिलनी चाहिए, उनको छूट यहाँ पे मिलेगी। और ये ग्रीन मोबिलिटी जो मिशन है भारत सरकार का, ग्रीन मोबिलिटी मिशन का भी कहीं ना कहीं ये पार्ट है। प्रश्न क्रमांक 50, उत्तराखंड में किस तकनीक का उपयोग भूस्खलन क्षेत्रों के उपचार के लिए किया जाता है, सभी की तकनीक का उपयोग यहाँ पे होता है, चाहे साइल नेलिंग और ढलानों की स्थिरता के संबंध में, रॉक बॉल्टिंग को पत्थर को मजबूत देना हो, या जियो टेक्सटाइल हो तो मिट्टी कटाव को रोकना हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य पीसेस की तैयारी जो लोग कर रहे हैं आपके दोस्तों को भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।